हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था, मैं भी इसी इंतज़ार में था कि कब मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँ और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। तो आज से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो रही है। आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, वो बाल मनोविज्ञान की होने वाली है, बाल विकास की होने वाली है, सीडीपी की होने वाली है। और इसमें जिन-जिन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, देखिए मैंने पहले बताया था कि एक-एक टॉपिक लेकर के हम लोग चलेंगे और प्रॉपर पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ छोड़ना है, ठीक है ना? तो हर एक टॉपिक को एकदम बेहतर तरीके से हम लोग उसको तैयार करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये होगा हमारा इंटेलिजेंस बुद्धि। और यहां से आप लिख के ले लीजिए कि 1 नंबर आप चाहे यूपी टेट दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए या तो आप सी टेट दीजिए, कहीं भी आप जाके टीचिंग एग्जाम दीजिए, आपका 1 नंबर यहां से आना तय है। तो आपको तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से करनी है, ठीक है ना? ये हमारे टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी अगली क्लास में आपको बुद्धिमापन पढ़ाया जाएगा, जहां से फिर आप नोट कर लीजिए कि दोनों टॉपिक मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि एकदम बेहतरीन होते हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे से आज से तो अपनी तैयारी एकदम शुरू कर ही दीजिए, ठीक? यहाँ पर लिखा है 19वां चैप्टर है। 19वां चैप्टर कैसे है? इससे पहले 18 चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। उन 18 चैप्टर का एक मैराथन क्लास बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक भाई? चलिए, जितने हमारे नए साथी हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप सब जगह जॉइन कर सकते हैं। इसमें आपको आज नई चीज़ दिखेगी, एक स्टडी शाला, हमारा जो आपका परिवार है, हमारा परिवार है, स्टडी शाला 2.0 का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके अब वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। जो भी क्लास आपको चलेगी यहाँ पर, उसका एक डेली क्विज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन पर। आप वहाँ पर जाइएगा और एप्लीकेशन पर डेली फ्री में आप डेली क्विज वहां पर अटेंड करेंगे, ठीक है ना? ओके है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाई बुद्धि की अवधारणा और उसके सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बुद्धि की अवधारणा और सिद्धांत, यहां से मैंने पहले बताया कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और उसको छोटा छोटा करके, मतलब शॉर्ट में आप जरूर लिखेंगे। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे भी हो सकेगा इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक भाई? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि को क्या बहुत शॉर्ट में आप देख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, बुद्धि ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर अच्छे से खाना खा रहा है तो वो एक अच्छे बुद्धि वाला है, बाकी सब बेकार है। ऐसा नहीं है। बुद्धि बहुत व्यापक संप्रत्यय है। मतलब कि अगर हम बुद्धि की बात करेंगे तो किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बात करेंगे, सारे पक्षों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पहली चीज है कि जो बुद्धि होती है वो सोचने, थिंकिंग की एबिलिटी होती है, सोचने की योग्यता होती है। आप किसी के बारे में भी तभी अच्छे से सोच सकेंगे जब आपका बौद्धिक विकास अच्छे से हुआ रहेगा। मतलब कि अगर आप ऊंचे स्तर पर सोच रख रहे हैं तो आपका जो बुद्धि है वो ऊंचे ऊंचे स्तर पर है। अभी हम बुद्धि लब्धि जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? कि मतलब अगर जो भी व्यक्ति है वो जिस तरीके से सोच रहा है, वो उसके बुद्धि पर निर्भर करता है। दूसरी चीज है समझने की क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता है। मतलब कि अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो आपकी बुद्धि कैसी है? विकसित है, ठीक है ना? तो बुद्धि क्या है? सोचने की योग्यता है, समझने की योग्यता है, समायोजन करने की योग्यता है। समायोजन, जिस भी परिस्थिति में आप जाइए वहां आप समायोजन कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ये हो गया कि एक छोटा सा बच्चा आपको गाली देके भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको दौड़ा के पकड़ के उसमें जूझ जाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में जाएंगे वहां समायोजन कर लेंगे, ठीक है? बच्चा, उसको अगर वो आपके सामने है, उसको आप समझाएंगे, अच्छे से समझा के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे अपना पूरा समय गंवा देंगे। तो आप समायोजन करेंगे, जिस भी परिस्थिति में जाएंगे आप समायोजन अगर अच्छे से कर ले रहे हैं तो आप बौद्धिक रूप से विकसित है, ठीक है ना? आगे अगर हम बात करें कि समस्या समाधान, कोई भी समस्या आपके सामने आती है, आप उसको किस तरीके से हल करते हैं, ये भी किस पर निर्भर करता है? आपके बुद्धि पर निर्भर करता है। 4 पॉइंट्स आपको एकदम समझ के रखने हैं। क्या क्या भाई? सोचना, समझना, समायोजन करना और समस्या समाधान करना। ये किसका हिस्सा होता है? ये बुद्धि का हिस्सा होता है। इसीलिए बुद्धि को व्यापक संप्रत्यय के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे भाई कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था?
फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1885 में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हमारी बात होती है कि इनकी परिभाषाएं, बहुत बुद्धि की परिभाषाएं बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ हम ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए कैसे पढ़ते हैं समझिए। पहला क्या है भाई कि वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जो बुद्धि है वो कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि जो हमारी है वो कार्य करने की एक विधि है कि हम किसी कार्य को किस तरीके से करते हैं, यही हमारी बुद्धि है। तो चलिए जरा देखते हैं इनको कैसे याद करना है। वुडवर्थ, मैंने आपको और भी पहले चीज बताई थी, ठीक है ना। व्यवहार में वुडवर्थ को पढ़ाया था। अब आप तुरंत बताइएगा कि व्यवहार में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सीखना पढ़ा रहा था, तब वुडवर्थ की परिभाषा हमने कौन सी आपको बताई थी, ठीक है। वही चीज यहां भी है, कार्य करने की एक विधि है। तो किसने कहा? वुडवर्थ ने। अब यहां पर ट्रिक देखिए, वुड, ठीक है ना। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। आप कहेंगे सर लकड़ी है, और लकड़ी जैसे ही आएगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि लकड़ी है, तो उससे कोई चीज बनेगी, कौन बनाएगा? बढ़ई बनाएगा। और बढ़ई कैसे बनाएगा? जब कार्य करने की योग्यता होगी उसके अंदर, तभी तो बना पाएगा। तो तुरंत समझिएगा कि वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी बढ़ई सामान बनाता है, मतलब अगर वो कार्य अच्छे से कर ले रहा है तभी तो वो लकड़ी के सामान बना पाएगा, वुडवर्थ, ठीक है ना। समय थोड़ा सा भले लगे लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझ के चलेंगे, एक बार में याद होना चाहिए। तो जब भी कार्य करने की विधि आएगा, तुरंत क्या कहेंगे कि वुडवर्थ कार्य कैसे कर रहा है? बढ़ई कर रहा है, लकड़ी से काट के बना रहा है। ऑप्शन आप ढूंढेंगे, ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये तब आपको मजा आएगा जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसमें जब आप ऑप्शंस देखेंगे ना, अगर उसमें दे दिया कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि, तब आपके दिमाग में आएगा अच्छा वुडवर्थ है, गाल्टन है, टर्मन है और बकिंघम है। तो चारों में आप ढूंढेंगे कि सर ने क्या बताया था। तो आप कहेंगे वुड, वुड मतलब ये ट्रिक था, लकड़ी। अब लकड़ी से कौन सामान बना रहा है? बढ़ई। तो कार्य कर रहा है ना, तो अच्छे से जब कार्य करेगा तभी तो बना पाएगा सामान। चलिए, आप सीखने की परिभाषाएं जब मैंने बताई थी तो वहां वुडवर्थ की परिभाषा मैंने बताई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के क्लास पढ़िएगा, ट्रिक भी बताया था। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। नहीं कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे हैं तो कॉपी में लिखिएगा। आगे चलते हैं। टर्मन, टर्मन ने क्या कहा भाई कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचारों के बारे में। क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अब चलो भाई, एक प्रश्न आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि सबसे तेज चलने वाली चीज का नाम बताओ। बच्चे पूछते हैं चलो बताओ सबसे तेज कौन सी चीज चलती है, तो आप कहते हैं मन। क्या कहते हैं? मन। क्या मन आपको दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे नहीं सर। और जो चीजें दिखाई नहीं देती वो कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। तो मन अमूर्त हो गया। टर्मन, ठीक है ना। टर्मन में कौन है? मन है। मन जैसे आया तो आपने कहा सर अमूर्त। जब भी अमूर्त विचारों की बात आई कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था अमूर्त कौन होता है? मन होता है। टर्मन, क्या लगाएंगे आप? टर्मन। चलिए, गाल्टन भाई, गाल्टन की थोड़ा सा हम लोग इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, आप अन्यथा में ना लीजिएगा। देखिए, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो सीखने की शक्ति तो सबने बताया, लेकिन पहचानने की शक्ति बताया, ठीक है ना। तो अगर आपने अब अपने दिमाग में ये बैठाइए कि अगर मुझे पहचानना है तो किस तरीके से पहचानना है। तो आप कहिए सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके गाल पे ना एक बड़ा सा कुछ मस्सा टाइप का है। अब बस मुझे वही देख के पहचानना है कि जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा, मेरे दिमाग में आया कि इसके गाल पर क्या था? मस्सा था, मैंने उससे पहचान लिया, ठीक है ना। तो गाल पर कोई निशान था जिससे पहचान लिया। तो पहचानने की क्षमता कैसे हुई? गाल पर कुछ बना था, तो आपने तुरंत कहा सर गाल्टन। पहचानने की बात आई, गाल्टन। अमूर्त चिंतन की योग्यता के बारे में बात आई तो आपने क्या कह दिया भाई? अमूर्त मन है, तो टर्मन। और अगर बात आई कार्य करने की तो आपने कहा सर लकड़ी से बताया था सर ने कार्य करने के लिए, तो तुरंत आप कहेंगे वुड। वुड किसमें? लकड़ी, वुडवर्थ, ठीक है। अगला है बकिंघम। तो इसमें अगर आप बकिंघम को पढ़ेंगे ना तो इसमें किंग आ रहा है, बकिंग, ठीक है ना। किंग शब्द का प्रोनाउंसिएशन इसमें आ रहा है, बकिंघम में किंग। अब किंग कौन होगा भाई? किंग कौन हो सकता है? जिसके जो है सीखने की योग्यता हो, जिसके अंदर क्या हो भाई? जिसके अंदर सीखने की योग्यता होगी वही तो किंग होगा। जो सीखना चाहेगा अच्छी अच्छी चीजों को वही तो किंग बनेगा आगे चल के। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं तभी तो आप किंग बन पाएंगे। तो सीखने की अगर योग्यता है, जिसने सीख लिया वही किंग है, वही राजा है। तो बकिंघम, जिसने सब कुछ सीख लिया वही क्या है? किंग है, वही राजा है, बकिंघम। आगे चलते हैं। विनय भाई, ट्रिक्स आप वहां पर टैग कर लीजिएगा और तब आपको देखिएगा याद कितना बेहतरीन तरीके से होता है।
अगला है विनय। क्या है भाई? विनय। विनय ने कहा कि जो बुद्धि होती है ना, वो 4 शब्दों में निहित होती है। इसमें 4 शब्दों में एक तो होता है ज्ञान की समझ। क्या होता है? ज्ञान की समझ। आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको समझ पाते हैं, तब आपका जो है आपकी बुद्धि है वो कैसी है? विकसित है, मतलब एक अच्छी बुद्धि की निशानी है। अगर आप आविष्कार मतलब नई रचना करते हैं, क्या कर पा रहे हैं? किसी चीज को देखकर आप नए तरीके से कोई चीज बना पाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? वो आपका इंटेलिजेंस हो जाएगा। और अगर आप निर्देशों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, मार्गदर्शन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अगर आप आलोचनाओं की समीक्षा कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं? किसी के द्वारा की गई आलोचनाओं की समीक्षा, जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी कोई बुराई कर दी, तो आप क्या करेंगे? आप उस चीज को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत उलट के जवाब देना चालू कर देंगे उसको, नहीं। आप समझेंगे कि अगर इन्होंने कहा तो कुछ के कहा होगा। तो अगर आप उसकी समीक्षा, किसी भी चीज की समीक्षा कर पाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप समीक्षा कर रहे हैं कि अंकित सर कैसा पढ़ाते हैं, अरे बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, या आप कहेंगे बहुत जबरदस्त। अगर आपने ये कहा, तो आपने क्लास को पढ़ के कहा, आपने क्लास की समीक्षा की, इसका मतलब ये है कि आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है वो एकदम बढ़िया है, ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे कि ये चारों चीजें होंगी, तो कौन करेगा भाई? विनय। अब इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया आपको, आगे वीडियोस में कुछ बेहतरीन ट्रिक मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा इसका, ठीक है? फिलहाल विनय में दो शब्द हैं, दो अक्षर है, तो दो दूनी चार कर दीजिए। अगर चार ये चीजें आपको मिलती हैं, तो आप कह दीजिएगा कि भाई इन चार शब्दों में निहित है। किसने कहा था? विनय ने कहा था। विनय का नाम आपको बुद्धि मापन में कई बार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रायबर्न की। किसकी बात करते हैं? रायबर्न की। अब समझिए, इन्होंने कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समाधान और उद्देश्यों की प्राप्ति की क्षमता देती है। किस चीज की? दो चीजों की क्षमता देती है। एक, यदि कोई समस्या आती है तो उसका हल करने की क्षमता देती है, और दूसरा क्या? उद्देश्यों की प्राप्ति। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पेपर देना शुरू किया, तो पेपर में आपके प्रश्न आया, तो वो क्या है? प्रश्न। प्रश्न एक समस्या है। क्या है? समस्या है। पेपर आप क्यों दे रहे हैं? प्रश्न क्यों हल कर रहे हैं? क्योंकि आपको टेट पास करना है। उद्देश्य आपका क्या है? टेट पास करना। दो चीजें आई ना, एक तो आपके सामने समस्या आई, और दूसरा आया टेट पास करना आपका उद्देश्य। दो चीजें आ गई कि एक आपकी समस्या है का समाधान करना है, और एक उद्देश्य की प्राप्ति करना है। ये किसने कहा भाई? रायबर्न। अब समझिए आप कि अगर आपके सामने कोई समस्या आती है, तो आप किसी से क्या जाते हैं? राय लेने के लिए जाते हैं। क्या लेने के लिए जाते हैं? राय लेने के लिए जाते हैं। और राय लेने के लिए आप जाएंगे, तो तुरंत आपका क्या होगा? राय बर्न, ठीक है ना? तो आप ये समझिएगा, समस्या समाधान करना है, और जहां समस्या समाधान की बात आती है, तो आप तुरंत कहिएगा कि समस्या अगर हल करनी है तो मुझे किसी से राय लेनी पड़ेगी, और राय लेनी पड़ेगी तो तुरंत आप कहेंगे राय बर्न, ठीक है ना? तो यही नोट करिएगा, समस्या समाधान कैसे करेंगे? राय लेकर। कैसे करेंगे भाई? राय लेकर करेंगे, तो राय बर्न हो जाएगा। ओके है? क्लियर है? चलिए, बर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये परिभाषाएं आपसे पूछी जाती है, भले 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना? आगे देखिए, बर्ट की अगर हम बात करें, इसको मैं चाहता तो बहुत शॉर्ट में भगा के पढ़ा देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको याद होना चाहिए। जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, तब आपको देखिएगा मजा आ जाएगा। सारी परिभाषाएं रटाऊंगा आपको, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? ताकि आप गर्व से कहेंगे परीक्षा में कि स्टडी शाला के स्टूडेंट रहे हैं, तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। समस्या पेपर की होगी, समाधान हमारा होगा, और हम लोग ऐसे पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना? आगे चलिए, बर्ट ने क्या कहा भाई? कि इन्होंने कहा बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता। समझिए, इन्होंने कहा पहले कि जन्मजात क्षमता है। क्या कहा? जन्मजात। किस चीज के लिए? समायोजन करने की, अनुकूलन करने की। किसने कहा? बर्ट ने कहा। अब यहां से समझिए, बर्ट बर्न, ठीक है ना? बर्ट बर्न। बर्न मतलब आप समझ रहे हैं बर्थ, या ऐसे समझिए बर्ट बर्थ। बर्ट को आप ऐसे याद करिए, बर्थ बर्थ। तो बर्ट को बर्थ कहा आपने, और बर्थ होता है, बर्थ का मतलब होता है जन्म। इसका मतलब है कि जब जन्मजात क्षमता आती है, तो आप सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार बर्ट हो सकते हैं। जन्म मतलब बर्थ, तो बर्ट हो सकते हैं। अब ये किस चीज की? अगर समायोजन करने की क्षमता है, तो बर्ट होंगे। अब समझिए कि समायोजन कैसे कैसे याद करेंगे समायोजन? अच्छा बताइए, जब बर्थ होता है बच्चे का, तो वो, आप समझिए, 9 महीने कोख में रहकर जब वो बाहर आता है, वातावरण से संपर्क स्थापित करता है, तो क्या करता है? समायोजन करता है। मतलब कि जन्म के बाद बालक क्या करता है? समायोजन करता है। तो आप कहेंगे सर बर्ट बर्थ, जन्मजात योग्यता हो गई,
पैदा होने के बाद समायोजन कर रहा है, तो समायोजन करने की जन्मजात योग्यता अगर हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी। अब बताइए कि आप क्या परिभाषाएं याद कर सकते हैं, परिभाषाएं याद करने में सक्षम है? चलिए फटाफट से एक बार रिवीजन मारते हैं कि अगर बुद्धि कार्य करने की योग्यता, तो कार्य कार्य कौन कर रहा है, बढ़ई कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई, लकड़ी से, तो वुडवर्थ हो जाएगा। अमूर्त विचार, अमूर्त क्या है, तो सबसे तेज गति से चलता है मन, तो आप कहेंगे सर टर्मन। अगर मैं कहूं कि बताओ पहचानना, तो मैंने बताया गाल पे क्या था, तिल था या मस्सा था, जो भी आपको पसंद हो, तो आप क्या कहेंगे भाई, गाल से पहचान लिया तो गाल्टन। क्या हो जाएगा, गाल्टन हो जाएगा, तो पहचानना और सीखना हो जाएगा। किंग कौन होगा, जो भाई सीखने की योग्यता रखता है वही तो किंग होगा। अगर सीखने की योग्यता है तो आप क्या बनेंगे, किंग बनेंगे, मतलब बकिंगहम। आगे चलिए फटाफट, ये चार शब्द अगर आपको दिखे तो आप तुरंत कहेंगे भाई कौन है, ये आपके हैं विनय। इसके बाद अगर हम बात करें रायबर्न, समस्या समाधान, ठीक है ना। देखिए समस्या और समाधान और उद्देश्य की प्राप्ति, तो मैंने बताया था अगर समस्या समाधान करना है तो आप किसी से राय लेने जाएंगे, ठीक है ना। और राय लेने जाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा, आप तुरंत कहेंगे रायबर्न। बर्थ की बात करें तो बर्थ से, बर्थ याद करेंगे कि जन्मजात, बर्थ मतलब जन्म होता है, तो जन्मजात योग्यता है। और क्या याद करेंगे आप, जब बच्चा जन्म लेता है तो अनुकूलन करता है, समायोजन करता है। बताइए क्लियर है, ओके है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। यहां से प्रश्न बार बार पूछता है और आज ये सब क्लियर करके छोड़ना है। चलिए बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। बहुत छोटा तो नहीं लगा, क्लियर दिख रहा है ना। अगर आपको छोटा लगेगा तो क्वालिटी थोड़ी सी इनहेंस कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। आगे से ये ध्यान दिया जाएगा कि फॉन्ट थोड़े बड़े रखे जाए, ठीक है। चलिए अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो आपने अभी देखा अमूर्त किसने कहा था, टर्मन ने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने बताया था, टर्मन ने, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई चीज हमारे सामने नहीं भी है, अमूर्त का मतलब क्या है, जो चीज दिखती नहीं है, जो चीज हमारे सामने नहीं है, अगर हम उसके बारे में भी अच्छे से सोच पा रहे हैं, ये क्या है, अमूर्त की योग्यता है आपकी। जैसे आप अभी क्या है, आप शिक्षक नहीं है, लेकिन आप अपने आप को अगर इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा, टीचर बनूंगा, पढ़ाऊंगा बच्चों को बढ़िया से, तो ये क्या है, आपके अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे है समस्या समाधान की योग्यता। अभी मैंने बताया कि जब कोई समस्या होती है तो आप उसका समाधान ढूंढते हैं और उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो समस्या समाधान आया ना। अब आप बताइए कि समस्या जब आती है आपके सामने तो आप क्या करते हैं। आप कहेंगे सर किसी से राय ले लेंगे, आपसे ले लेंगे राय, रायबर्न। अगर समस्या समाधान की योग्यता पूछता है तो रायबर्न आप लगाएंगे और बोलेंगे कि जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसे अगर हम अच्छे से सुलझा पा रहे हैं, ठीक है ना, तो यही हमारी इंटेलिजेंस है, मतलब कि किसी भी समस्या को हल करने की योग्यता। अनुकूलन, बच्चा, मैंने आपको पहले बताया कि अगर बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म लेता है तो वो अपने वातावरण में अनुकूलन करता है, किसी भी परिस्थिति में जाके अगर वो अनुकूलन कर पाता है तो ये भी उसकी क्या है, बौद्धिक योग्यता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि चलो भाई बताओ किसने कहा था कि समायोजन की जन्मजात योग्यता है, तो आप कहेंगे सर जन्मजात की बात आ गई तो बर्थ, जन्म को क्या कहते हैं, बर्थ, तो आप कहेंगे बर्ट ने कहा था। किसने कहा था, बर्ट ने कहा था। अगला पॉइंट है विभिन्न योग्यताओं का समूह है। मतलब कि ये है, आप ढेर सारी योग्यताएं, जैसे आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई और भी काम कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज बना सकते हैं, तो ये अलग अलग योग्यताएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं योग्यताओं का जब समूह बनता है तो वही क्या होती है भाई, बुद्धि होती है, ओके है। ये एक नहीं होती है बल्कि कई जटिल योग्यताओं का एक संगठित समूह है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुद्धि जो है जटिल योग्यताओं का एक संगठन है, समूह है, सही है या गलत है, ये चार ऑप्शन में एक ऑप्शन था, तो आप याद रखेंगे कि जटिल योग्यताओं का एक संगठन है। आगे अगर देखते हैं जन्मजात क्षमता है, ये तो बर्ट ने बताया ही कि जन्मजात क्षमता है, ठीक है ना। ओके भाई, अब यहां पर समझेंगे कि जो बुद्धि होती है ना, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है और इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आप देखेंगे, वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा और आपके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम का ज्यादा हिस्सा होता है और आपका जो वातावरण होता है उसका कम हिस्सा, ठीक है ना। इसका एक इक्वेशन है, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। बहुआयामी योग्यता है कि एक दिशा में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता होती है, ठीक है। एक बच्चा अगर बाइक चला ले रहा है, पैदल भी चल ले रहा है, वो गाना भी गा ले रहा है, ये क्या होता है, बहुआयामी योग्यता है। क्या होता है ये,
बहुआयामी योग्यता है, मतलब बुद्धि जो होती है वो कई क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ काम करने की योग्यता प्रदान करती है, तो ये बहुआयामी योग्यता हो गई। ठीक है, तो ये बुद्धि की विशेषताएं हैं जो कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। ओके है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है बुद्धि के प्रकार। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, और या तो प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के बुद्धि का प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भाई 3 प्रकार की बुद्धि किसने बताई, थॉर्नडाइक ने बताया। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 3 प्रकार की। कौन-कौन सी आपको पहले से पता है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। क्या बताया, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि बताया। लेकिन एक चीज खास बात याद रखिएगा, यदि ऐसे पूछता है कि कितने प्रकार बताया तो आप कहेंगे 3 प्रकार बताया सर। यदि पूछता है निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो अगर उसमें ऑप्शन देता है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, इसके अलावा एक संवेगात्मक अगर दे देता है, तो आप कहेंगे कि संवेगात्मक नहीं है। लेकिन यदि मूर्त की जगह पर, ठीक है, मूर्त की जगह पर यांत्रिक या गामक बुद्धि दे रहा है, तो वो थॉर्नडाइक ने ही कहा है। एक्चुअल में ये है कि थॉर्नडाइक ने इसे गामक बुद्धि ही कहा था। ठीक है ना, मूर्त बुद्धि तो इसे गैरेट ने कहा था। किसने कहा था, गैरेट ने कहा था। फिलहाल अब आपको हर जगह यही पढ़ने को मिलता है, तो आप मूर्त याद रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए, तो 3 प्रकार की हो गई, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। अब मूर्त का मतलब क्या है, मूर्त को अन्य नाम से व्यावहारिक, यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि, मैंने बताया ना, व्यावहारिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई कि परिभाषा क्या है इसकी, कि मूर्त वस्तुओं, ठीक है ना, जो सामने हो, क्या हो, सामने हो, उनको देखकर समझना, और मूर्त क्रियाओं के रूप में यदि सहायता मिल रही है, तो वो आपकी बुद्धि कैसी है भाई, मूर्त बुद्धि है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उसके अंदर अंदर जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं विकसित हो पाई रहती है। ठीक है ना, आपको मैंने जीन पियाजे में बताया था, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक रहता है बालक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो सामने रखी हुई चीजों के बारे में रंग रूप का वर्णन करता है, तो उसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है ना, ये किसके अंदर होती है, मूर्त बुद्धि किसके अंदर होती है भाई, तो मूर्ख मूर्त बुद्धि जो होती है, अगर कोई मैकेनिक है, जैसे कोई कार बनाता है, कोई गाड़ी बनाता है, तो वो उनके पार्ट्स को देखता है, समस्या को समझता है और उसका समाधान करता है, मतलब उसके सामने वो चीज होती है, तो वो मूर्त बुद्धि। ठीक है ना, कारीगर है, कोई कोई सामान बना रहा है, तो सामने कोई चीज रखी है, उसको देखकर बना रहा है या उसी को वो डिजाइन कर रहा है। इंजीनियर है, ये लोग जो है, और खेल कूद शारीरिक गतिविधि जो करते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें भाई, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांतों पर काम करता है जो कि हमें दिखते नहीं है। ठीक है, अमूर्त होते हैं। कौन कौन होता है, जैसे भाई कवि होता है, वकील होता है, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक, ये सब किसके उदाहरण है, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। इसके अमूर्त बुद्धि। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ, यदि कोई व्यक्ति कवि है, तो निम्न में से उसकी कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा प्रभावी होगी, तो आप कहेंगे सर अमूर्त बुद्धि। क्या कहेंगे, अमूर्त बुद्धि। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मूर्त बुद्धि है ही नहीं। अरे कोई कवि है तो वो भी सामने रखी वस्तु को देखकर तो बता ही देगा, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी है, तो आप कहेंगे सर अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, आगे बात करें, सामाजिक बुद्धि। परिभाषा क्या है, सामाजिक व्यवहार में कुशलता में सहायक होती है। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवहार में कुशल है, के अंदर कौन सी ज्यादा बुद्धि होगी, वो होगी सामाजिक बुद्धि। जैसे कोई नेता है, नेता नेता जानते हो ना, पॉलिश मारना जानता है, तो कोई नेता है। या कोई व्यवसायी है, जैसे कोई दुकानदार है, तो वो अपने ग्राहकों को किस तरीके से समझाना है, वो जानता है। इसी तरीके से अध्यापक, देखिए आप अध्यापक हैं, तो आप बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है ना। तो इस वजह से आप अगर सामाजिक बुद्धि आपकी अच्छी है, तो आप अध्यापक, एक सफल अध्यापक बन पाएंगे। परामर्शदाता, जिसकी सामाजिक बुद्धि अच्छी होगी, वही सारे आयामों पर जो है समझ बूझ कर ही वो क्या करेगा भाई, परामर्श दे पाएगा। कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ वही होता है जो सामाजिक परिस्थितियों को अच्छे से समझता है, वही अच्छा कूटनीतिज्ञ बनता है। बंद कर दो। ठीक है ना, अब देखिए, गैरेट ने भी बताए कुछ प्रकार। गैरेट ने 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, तो मैंने इसीलिए बताया आपको। गैरेट ने भी यही प्रकार बताए हैं। जब थॉर्नडाइक की बात आए, तो मूर्त बुद्धि की जगह पर आप किसे रखेंगे, यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि को पहले प्रमुखता देंगे। उसके बाद आपको अगर मिलता है, गैरेट नहीं मिलता है, केवल थॉर्नडाइक ही मिल रहा है, तो आप मूर्त, अमूर्त और सामाजिक लगा सकते हैं। हालांकि
मूर्त बुद्धि किसने कहा था? गैरेट ने कहा था। थॉर्नडाइक ने इसे व्यावहारिक, यांत्रिक या गामक बुद्धि कहा था। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? ओके है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई कि एक आपका टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि। प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न अभी स्लाइड पर नहीं लगा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ढूंढा तो मुझे इसका एक बेहतरीन प्रश्न मिला जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, देखिए प्रश्न ये था कि 1995 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द को किसने बनाया था? मतलब कि पॉपुलर किसने, प्रसिद्ध बनाया था? अब यहां पर समझिए, आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है ना? देखिए अगर हम संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो इसके मुख्य प्रवर्तक जो रहे हैं वो डेनियल गोलमैन रहे हैं। कौन रहे हैं? डेनियल गोलमैन। 1995 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। कब? 1995 में एक पुस्तक आई, इमोशनल इंटेलिजेंस। प्रश्न पूछा जा सकता है, पेपर 2 में पूछा जा चुका है ये। तो आप याद रखेंगे कि 1995 में इन्होंने एक पुस्तक अपनी निकाली, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। भाई इसके प्रवर्तक कौन थे? डेनियल गोलमैन, ठीक है ना? कौन थे? डेनियल गोलमैन। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि संवेगात्मक शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था भाई आपके दो लोग थे। एक थे पीटर सोलोवी। अगर हम शब्द की बात करें, किसने दिया था? पीटर सोलोवी, ठीक है ना? और एक जॉन मेयर करके थे। दो लोगों ने ये दिया था शब्द। किसने दिया था? पीटर सोलोवी और जॉन मेयर ने ये शब्द दिए थे। शब्द तो इन्होंने दिए, लेकिन इसको प्रसिद्ध किसने बनाया था? डेनियल गोलमैन। इसीलिए संवेगात्मक बुद्धि में हमेशा डेनियल गोलमैन का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप इनका नाम एकदम अच्छे से याद रखेंगे भाई, ठीक है? कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि ये होती क्या है, संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। ये देखिए, बात ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग हो, वो कैसा होना चाहिए कि तुरंत रो दे या कभी ना रोए? जैसे कहते नहीं है, हमारे हमारे आपके आसपास में यही कहते हैं, अरे कोई लड़का अगर रो दिया तो कहते हैं अरे लड़की हो क्या, लड़कियों की तरह रो रहे हो। अरे ऐसा नहीं है। सामाजिक एक तरीके से बन गया है, अवधारणा बन गई है कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के रोते ही नहीं हैं। आप जरा बताइए कि यदि कोई लड़का नहीं रो रहा है, क्या वो संवेगात्मक रूप से मजबूत है? ऐसा नहीं है। जो नहीं रो रहा है वो संवेगात्मक रूप से एकदम कमजोर है। संवेगात्मक बुद्धि होने का, संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि वो अपने संवेगों पर काबू रखे, कंट्रोल रखे, ना कि वो इस तरीके से करे कि नहीं, अगर रोना भी आ रहा है और ना रोए तो फिर वो तो बेकार है, फिर तो मूर्ख हुआ ना। संवेगात्मक से वही मजबूत माना जाता है जो अपने संवेगों पर काबू रखता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है? चलिए, मतलब भावनाओं तथा संवेगों का प्रबंधन अगर करना वो जानता है, तो सांवेगिक रूप से जो सांवेगिक बुद्धि उसकी है वो एकदम विकसित है, स्ट्रांग है, ठीक है ना? तो क्या होगा भाई, संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो भावनाओं और संवेगों का प्रबंधन सिखाती है। ओके है, चलिए आगे। जैसे देखिए, होता ये है भाई कि आप जिस जगह पे होते हैं, जिस पोस्ट पर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अध्यापक बन गए और कोई बच्चा जो है बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, अब आपका मन कर रहा है कि पकड़ के कूटें एकदम बढ़िया से। लेकिन फिर क्या करेंगे? संवेगात्मक रूप से आप अपने आप को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, भावनाओं को अपने काबू में रखेंगे। वही होता है क्या है? संवेगात्मक बुद्धि। अब आप संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना? चलिए, परिभाषा क्या है? संवेगात्मक बुद्धि एक क्षमता है जिससे हम स्वयं की व अन्य की भावनाओं को समझते हैं। अब अगर आपके पास कोई शिकायत लेके आया किसी की, या कोई बात आपसे कहने आया, तो आप क्या करेंगे? उसके भावनाओं को पहले समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आप हर एक आयाम पर अपने दिमाग में ही सोचेंगे, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेंगे कि उसका कोई नुकसान ना होने पाए। ये होता है आप दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकें। इससे हम स्वयं को अभिप्रेरणा देते हैं तथा अपनी भावनाओं का व अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के लिए संवेगों का प्रबंधन। सीधी सी बात है, संवेग प्रबंधन। अपने लिए अपने संवेगों को भी समझना और दूसरे के संवेग को भी समझना सांवेगिक बुद्धि कहलाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई? अब इसके चार तत्व हैं जो कि आपकी परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिए जाए, पेपर 2 में पूछने की संभावना ज्यादा बनती है। तो अगर आपसे ये पूछे संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व हैं, तो आप बताएंगे 4। आत्मचेतना,
मतलब कि अपने भावनाओं की पहचान करना, ठीक है ना। आत्म प्रबंधन, अपने भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करना। क्या चीजें हो गई भाई? पहले तो खुद को आप समझेंगे, अपनी भावनाओं को समझेंगे, पहला तत्व हो गया। दूसरा है आत्म प्रबंधन, मतलब उनका प्रबंधन आप करेंगे, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है ये आप समझेंगे, नियंत्रित करना सीखेंगे। दो चीजें हुई, पहचानना, समझना, और क्या करना भाई? उनको नियंत्रित करना। इसके बाद अगर बात करें सामाजिक चेतना, अब दूसरों की भावनाओं को आपको समझना है, ठीक है ना। जैसे आपको अ, जीवन कौशल में ये बताया जाएगा, ठीक है, कि सहानुभूति कौशल क्या होता है, दूसरों की भावनाओं को समझना। और क्या होगा? सामाजिक कौशल क्या है? दूसरों के साथ संबंधों का प्रबंधन। तो दो चीज हो गई, एक तो अपनी भावनाओं को समझना, पहला हो गया। दूसरा हो गया अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, अपना हो गया। अब बाहर का देखिए, इस दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना और दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं का जो है प्रभावी प्रबंधन करना, ठीक है ना। तो दोनों हो गया, अपना और बाहर का। तो दो दो तरीके होंगे, चार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सामाजिक चेतना सामाजिक कौशल नाम दे दिया गया, और आत्म चेतना आत्म प्रबंधन नाम हो गया। ओके है। चलिए, आपने संवेगात्मक बुद्धि पढ़ा, अब आपका मुझे लगता है ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछता है संवेगात्मक बुद्धि के मापन से। एक एक टॉपिक आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक। संवेगात्मक बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है ये समझिए। मापन के लिए दो मापनी बनाई गई, एक का नाम रखा गया ईसीआई, इमोशनल कंपिटेंसी इन्वेंट्री, ठीक है ना, जिसे गोलमैन और बोयाटजिस ने दिया था 1999 में। प्रश्न क्या पूछा गया था? ईसीआई, ये जो बनाया गया है ना, इन्वेंट्री है, ये किसके मापन में प्रयोग में लाई जाती है? तो आप कहेंगे सर संवेगात्मक बुद्धि के मापन में। और इसी का एक जो है आपका नवीन संस्करण आया जिसे ईएससीआई कहा गया, एस इसमें जोड़ दिया गया, मतलब कि सोशल। ये केवल इमोशनल कंपिटेंसी था, लेकिन ये इमोशनल और सोशल कंपिटेंसी है, मतलब कि ये इमोशनल और सोशल सामाजिक रूप से भी ये मापन करता है। तो दो ईसीआई ईएससीआई संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए आया है। किसने दिया था भाई? गोलमैन और गोयाटजिस ने दिया था 1999 में। ओके है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नवीन तो 2007 में आया। ओके, अब देखिए, अगर हम संवेगात्मक बुद्धि को छोटे में समझना चाहें तो क्या है? संवेगों की अनुभूति करना, संवेगों को समझना, संवेगों का प्रबंधन करना और उन संवेगों का प्रयोग करना ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। एकदम शॉर्ट में आप समझ लीजिए। ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक करके कवर करेंगे तो बढ़िया से कवर हो जाएगा। और आप ये ना परेशान होइएगा कि बहुत टाइम लग जा रहा है। यह आपका चैप्टर ऐसा है कि एक बार आप पढ़ेंगे तो एक नंबर आपको दे करके जाएगा, इसलिए समय की चिंता ना करते हुए एक एक चीज अच्छे से क्लियर करिए। जैसे बुद्धि है, व्यक्तित्व है, यहाँ से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं आपके। इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आपका मामला एकदम बढ़िया। आगे चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत क्या है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, एक नंबर यहां से आने की संभावना होती है। पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने सिद्धांत आपको दिख रहे हैं इन सभी सिद्धांतों के। चलिए देखिए, पहला आपका सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। किसने दिया है? बिने ने दिया है। अभी आपको मैंने परिभाषा बताई थी, चार शब्द इन्होंने बताए थे। किसने बताए थे? बिने ने बताए थे, और कहा था कि बुद्धि यही इन चार शब्दों में निहित है, ठीक है ना। बुद्धि इन्हीं चार शब्दों में निहित है। किसने बताया था ये? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, इसमें निहित है, बिने ने बताया था, ठीक है ना। और इनके समर्थक कौन रहे? स्टर्न और टर्मन जो है इनके समर्थन रहे एक कारक सिद्धांत के, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के। किसने दिया? बिने और टर्मन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इनके ही प्रतिपादक रहे हैं, इन्हें इनके ही समर्थक रहे हैं। दूसरा आपका सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। देखिए, द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया। इनकी एक किताब है द एबिलिटीज ऑफ मैन, 1927 में इन्होंने इसे पब्लिश की थी। उसी में इन्होंने इन दोनों के बारे में चर्चा की है, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हुए थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगला आपका है समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन। इसने है भाई, थर्स्टन ने दिया कि समूह कारक सिद्धांत। अभी क्या है समूह कारक, आगे हम लोग बात करेंगे। अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत। इसने दिया है थॉमसन ने। थोड़ा बहुत ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। अभी जब स्पीयरमैन आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर चीजें आपको मिलेंगी, वहां से हम लोग टैग करेंगे उसको, लेकिन कुछ चीजें यहां पर मैं बताते हुए चल रहा हूं। जैसे चलिए ट्रिक देखते हैं।
प्रतिदर्श, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखें तो दर्श लिखा है, दर्श मतलब क्या होता है, दर्शन, ठीक है। अगर किसी के दर्शन की इच्छा में आप एकदम बहुत समय से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और कोई दूसरा आया तो क्या कहता है, भाई दिल थाम के बैठो, अभी दर्शन होंगे। तो दर्शन होंगे, दिल थाम के बैठो, याद रखिएगा। दर्श मतलब दर्शन, दर्शन करने के लिए दिल थाम के बैठना है, थाम के बैठना मतलब थामसन, दिल थाम के बैठो थामसन। क्यों? दर्शन करना है इसलिए, ठीक है। त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए त्रिकारक अलग है, त्रिविमीय या त्रिआयामी अलग है, और अभी आपको और मिलेगा, एक आपको त्रिखंड मिलेगा, ठीक है ना। वो आपको आगे बताऊंगा, अभी इसमें है नहीं क्या, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ, आगे बताता हूँ इसके बारे में। हाँ भाई, इसमें है वाला नहीं है मुझे, अभी आगे मिलेगा। टर्नबर्ग का है तो, अच्छा ये है तो ठीक है। देखिए, त्रितंत्र अलग है, त्रिकारक अलग है, त्रिविमीय अलग है। ये आप तीन चीजें एकदम अलग अलग रखेंगे, ये इसी में मैच कर गया ना, इसीलिए दिखा नहीं। ठीक है भाई, आगे देखिए। त्रिआयामी या त्रिविमीय की बात करें तो देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, कौन है, जेपी गिलफोर्ड। त्रिआयामी या त्रिविमीय, अब देखिए गिलफोर्ड, गिल फोर्ड, गिल मतलब गाल होता है ना। तो अब जरा बताइए कि जो हमारा शरीर है, गाल है, ये 3D है या 2D है? तो आप कहेंगे सर ये तो 3D ही है, जो हमें सामने ऐसे दिख रही है चीजें वो तो 3D ही है ना। अगर 3D आपका गाल 3D है तो गिलफोर्ड त्रिविमीय हो जाएंगे। 3D मतलब तीन विमाएं होती हैं, तो त्रिविमीय आप याद रखेंगे, त्रिविमीय या त्रिआयामी कौन हो जाएगा, गिलफोर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है भाई, फिलिप बर्नन ने दिया है। किसने दिया है, फिलिप बर्नन ने। याद कैसे करेंगे आप, याद ऐसे करना है कि पैर जल गया, क्या हुआ, पैर जल गया, ये बुद्धि का मैं बता रहा हूं, पैर जला, पद मतलब पैर, पद मतलब क्या होता है, पैर, और बर्न मतलब क्या होता है, जल गया, बर्न मतलब जलना, पैर जल जाए तो पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्नन, इसने दिया है फिलिप बर्नन ने। ठीक भाई, आगे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, अब जरा बताइए, बहुबुद्धि में बहुत से हैं, बहुबुद्धि में बहुत का मतलब क्या हो गया, ढेर सारे। अब जरा आप बताइए कि एक बगीचा है, अगर उसमें पेड़ एक होता है या ढेर सारे होते हैं, तो आप कहेंगे सर ढेर सारे होते हैं, तो बगीचे को क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। तो अगर बहुत सारे पेड़ हैं तो मतलब बहुबुद्धि हो गया, और वो बगीचा है मतलब गार्डन हो गया, तो गार्डनर, क्या हो गया, गार्डनर। तो जैसे आपको ध्यान में आए, गार्डनर मतलब गार्डन, गार्डन बगीचा होता है, पौधे ढेर सारे होते हैं, तुरंत आप कहेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। ओके है, ये भी आपको याद हो जाएगा। बहुकारक या परमाणुवीय सिद्धांत, ये नाम देखिए, इसे मात्रा का सिद्धांत भी कहा जाता है, आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ईएल थॉर्नडाइक ने दिया है, याद रखेंगे। बहुकारक, देखिए, बहुबुद्धि, ढेर सारी बुद्धि है, बहुवृक्ष, ढेर सारे पेड़ हैं, गार्डन हो गया। ये है बहुकारक, मतलब बुद्धि ढेर सारे कारकों से मिलकर बनी है, थॉर्नडाइक ने कहा, याद रखेंगे इसको, आगे मैं रिवीजन कराऊंगा, याद हो जाएगा। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल कैटल, कौन है, तरल कैटल, कैटल और तरल देखिए मैच कर रहा है ना, कैटल तरल, तो तरल कैटल, तो जैसे आए तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत तो आप कहेंगे आरबी कैटल, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और त्रितंत्र सिद्धांत कौन है, स्टर्नबर्ग, कौन है, स्टेनबर्ग या स्टर्नबर्ग आपको मिले तो आप तुरंत लगाएंगे त्रितंत्र सिद्धांत। ये मैं आपको बार बार रिवीजन कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है ना। चलिए, एक एक को हम पढ़ते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है ना, इसी के चक्कर में कि हम लोग अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक। चलिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। अब देखिए, पहला हमारा सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने कहा कि बुद्धि को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब बुद्धि अलग अलग तरीके से काम नहीं करती है, ये अविभाज्य होती है, और इसी एक बुद्धि का ही परिणाम होता है कि कोई शिक्षक बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई टीचर बनता है, तो कोई नेता बनता है, इसमें अलग अलग कारक नहीं होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो किसने कहा, बिने ने कहा कि बुद्धि अविभाज्य होती है, मतलब एक कारक होती है, एक ही कारक, उसमें अलग अलग नहीं होते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। उन्होंने कहा
कि अगर व्यक्ति एक क्षेत्र में भी निपुण है तो वो हर क्षेत्र में निपुण होगा। मतलब इन्होंने बुद्धि को एक कारक बताया। इसने कहा पिने ने। अगर हम द्विकारक की बात करें तो द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया। मैंने आपको बताया था कि इनकी पुस्तक एक थी कौन सी, द एबिलिटीज ऑफ माइंड, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से निर्मित होती है। कौन कौन सी? एक जो होता है वो सामान्य कारक होता है जिसे हम जी फैक्टर के नाम से जानते हैं। एक जो होता है वो स्पेशल कारक होता है, विशिष्ट कारक होता है, जिसे एस फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर सामान्य कारक होता है ये सभी में होता है, जन्मजात होता है, हर किसी में जन्म से ही रहता है, ठीक है। सभी में होता है, जन्मजात होता है। इसे क्या कहते हैं? तर्क समस्या समाधान की योग्यता बोलते हैं। मतलब सबके अंदर तर्क करने की, समस्या हल करने की योग्यता कुछ ना कुछ होती है। तो ये सामान्य चीज हो गई, ठीक है ना। मतलब कि ये चीज सबके अंदर है ही, वो जन्म ले रहा है तो ये चीजें है उसके अंदर। लेकिन जो इनका विशिष्ट कारक है, इन्होंने कहा कि ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है और ये अर्जित की जाती है। जो विशिष्ट होता है वो अर्जित किया जाता है। मैंने बताया ना कि बुद्धि जन्मजात वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब समझिए इस चीज को कि यदि जी फैक्टर ये तो जन्मजात है, ठीक है ना भाई। मैंने पहले बताया ना कि जी फैक्टर क्या है, जन्मजात है, ये सबके अंदर होगा ही। अब अगर कोई व्यक्ति है वो वैज्ञानिक बनता है तो आप समझिए, अब वैज्ञानिक बनने के लिए जो विशिष्ट कारक उसको चाहिए होगा वो वैज्ञानिक वाला चाहिए होगा। तो अब जो विशिष्ट कारक इसका है ये सामान्य कारक के साथ मिलता है, जैसे ये तर्क करने की, समस्या समाधान करने की योग्यता है, इनके साथ ये वैज्ञानिक बनने वाली जो इसकी बुद्धि है, स्पेशल फैक्टर विशिष्ट कारक है, ये मिलता है, ठीक है ना। ये मिलता है, ये दोनों देखिए मिले। एक मिनट, चलिए, ये दोनों देखिए मिले ना, तब जाकर के ये क्या बना? वैज्ञानिक बना। इसी तरीके से कोई खेल खिलाड़ी है तो उसके अंदर खेल की विशिष्ट योग्यता होगी, ये जो एस फैक्टर है। कोई चिंतक बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन सी? चिंतन करने का विशिष्ट कारक होगा। तो स्पीयरमैन ने दो कारक दिया। और ये गोला बना बना के मैं बता रहा हूं ना, जी और एस फैक्टर। गोले को क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। तो आप तुरंत समझिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, यस और जी सर ने बताया था तो वही वाला एस जी स्पीयरमैन का है, गोला बना बना के। तो स्पीयरमैन का हो गया जी और एस फैक्टर। तो इसमें पूछा जाता है कि जो जनरल फैक्टर है, सामान्य फैक्टर है, ये कैसा है? ये अर्जित किया जाता है या जन्मजात है? तो आप कहेंगे जन्मजात है। अर्जित कौन सा? स्पेशल वाला करते हैं, जो कि व्यक्ति वातावरण में अपने पर्यावरण से सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक परिवार में अगर कोई एक टीचर है तो उसमें दो तीन टीचर बन जाते हैं आगे चल के, क्योंकि वो उसी वातावरण में रह रहा है। तो जो स्पेशल फैक्टर होता है वो टीचर वाले आ गए उसके अंदर। किसी के घर में ढेर सारे वैज्ञानिक हैं तो उसकी आने वाली पीढ़ी में भी ज्यादा चांस होता है कि वैज्ञानिक बच्चा आ जाएगा। क्यों? कि कुछ तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है? वैज्ञानिकों वाला है। तो वैज्ञानिक फैक्टर में एस फैक्टर होता है वो वाले ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए इसको? ओके भाई, चलिए। हाँ देखिए, नीचे एक पॉइंट और लिखा है कि अगर किसी को सफल होना है ना, उसके लिए जी और एस दोनों फैक्टर आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर हो गया वो सफल हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। इन्होंने कहा कि जो सामान्य कारक है और विशिष्ट कारक है ये दोनों मिलकर एक तीसरा समूह बना लेते हैं तो अब त्रिकारक हो गए। जैसे यहां पर आपने देखा ना, ये वाला जो समूह बना तो ये तीसरा समूह बन गया ना ये। तो अब इन्होंने कह दिया कि भाई त्रिकारक होता है, जी हो गया, एस हो गया, और अब इसी में एक और फैक्टर आ गया जिसे इन्होंने कहा कि अब तीन कारक बन गए तो त्रिकारक। वो भी किसने कहा? स्पीयरमैन ने। ये नाम ही केवल आपसे पूछेगा। क्लास लंबी हो रही है ना, तो परेशान ना होइएगा, आपका एक नंबर क्लियर हो रहा है आज। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है समूह कारक सिद्धांत, जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं। समूह कारक मैंने बताया था आपको, एक आपका होगा बहुबुद्धि, एक आपका है समूह कारक। समूह किसने कहा? थर्स्टन। अब याद कैसे करना है? जब लोग समूह में रहते हैं, मान लीजिए किसी एक थैली में आपने गोली भर ली, ठीक है, गोली भर ली मतलब समूह बना लिया उसका। अब आप उसको लेके जाएंगे तो टन टन की आवाज आएगी ना, समूह में रखेंगे तो टन टन करेगा ये। तो क्या हो गया? थर्स्टन समूह कारक। क्या हो गया? समूह कारक, थर्स्टन। इन्होंने कहा कि बुद्धि कई प्राथमिक सामान्य कारकों का एक समूह होता है। एक जैसी मानसिक क्रियाएं अपने प्रधान कारक से सह संबंधित होती हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी क्रिया अगर एक व्यक्ति कर रहा है, क्रियाओं का एक समूह बना लीजिए,
लेकिन वो एक प्रधान कारक से ही जुड़ी रहती है। मतलब उसके अंदर जो एक मुख्य कारक है, उसी से संबंधित क्रियाएं वो करता है। तो ये इन्होंने कहा समूह कारक सिद्धांत। किसने कहा? ये कहा थर्स्टन ने। ठीक है ना? अब देखिए, इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई। कौन कौन सी हैं? शाब्दिक, संख्यात्मक, शब्द प्रवाह, स्थानिक, और यहां पर ये 2 बार हो गया है, तार्किक, स्मृति योग्यता, और प्रत्यक्षणात्मक गति की क्षमता जो होती है, ये इन्होंने 7 कारक बताए हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे पेपर 2 में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप याद कर पाते हैं तो ठीक है, इसका क्रम मैं कुछ बना के आपको बताऊंगा ट्रिक में। ठीक है ना? देखिए, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है, यही 7 कारक कौन कौन से? अब सबका पहला पहला लेटर ले लीजिए। ठीक है ना? सबका पहला पहला BNWSRMP, इन्हीं सातों को मिला करके क्या बनता है? बुद्धि बनती है। ये किसने कहा? थर्स्टन ने कहा है। मतलब कि इन्हीं सातों का क्या है? समूह है बुद्धि। मैं चाहता तो बस जहां आपको सिद्धांत और नाम बताया, बस उतना ही बता के चल देता, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। समय है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना? अब देखिए, प्रश्न मैंने ये क्यों बताया, ये समझिए। इसका मापन के लिए इन्होंने बताया कि इन 7 योग्यताओं के मापन के लिए इन्होंने एक परीक्षण बैटरी का निर्माण किया था। क्या किया? एक परीक्षण बैटरी का निर्माण थर्स्टन ने किया था, और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया पीएमए टेस्ट, मतलब कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पीएमए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पीएमए टेस्ट जो है, वो किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन से, बुद्धि मापन से, किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर, बुद्धि मापन से। वैसे भी जो है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी चेक हो रही है, एमए, मेंटल एबिलिटी चेक हो रही है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर ये किससे है। पीएमए टेस्ट जो है, ये आपके बुद्धि मापन में आता है। और उसमें भी बात करें कि किसने बनाया, तो आप कहेंगे थर्स्टन ने इसका निर्माण किया था, इस परीक्षण बैटरी का। और इसमें भी कहें कि बुद्धि में क्या मापता है, तो आप कहेंगे जो इन्होंने 7 कारक बताए थे बुद्धि के, उन्हीं सातों कारकों को मापता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श, मैंने कहा था दर्शन करना है तो दिल थाम के बैठो, मतलब थॉमसन। कौन हो जाएंगे? थॉमसन हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है। किस पे होता है? स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है। किसी कार्य को करने के लिए सभी स्वतंत्र योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर नई या विशिष्ट योग्यता बना लेता है। जैसे स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि 2 कारक में तो उन्होंने बताया जी और एस, सामान्य और विशिष्ट कारक, लेकिन त्रिकारक में कहा कि एक तीसरा भी बना लेता है, एक तीसरा कारक का निर्माण कर लेता है। लेकिन उन्होंने उसके बारे में ऐसी व्याख्या नहीं करी। इन्होंने क्या कहा कि 2 तो उसके पास स्वतंत्र कारक होते हैं, लेकिन वो दोनों को मिला करके एक विशिष्ट कारक बना लेता है। ठीक है ना? जैसे बढ़ई है, बढ़ई मान लीजिए कोई चित्र कुछ बनाना है, कोई आकृति बनानी है, तो एक तो वो सोच लेता है पहले, अमूर्त चिंतन कर लेता है। अब उसको हथौड़ी चलाना आ रहा है, ठीक है, उसको छीलने आता है। ये सामान्य कारकों को मिला करके वो क्या करता है? एक विशिष्ट योग्यता बना लिया उसने कि अब वो अच्छे सामान बना सकता है। तो ये क्या करता है? जो स्वतंत्र कारक है उनको मिला करके एक विशिष्ट कारक बनाता है। उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा नमूना, अब समझिए, थोड़ा थोड़ा नमूना लेता है। नमूना मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श ही होता है, मतलब सैंपल। क्या होता है? प्रतिदर्श मतलब क्या होता है? सैंपल। ठीक है ना? देखिए, सैंपलिंग है ना, प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल लेना। तो ये सब में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके एक अलग बना लेता है, एक विशेष योग्यता बना लेता है। ठीक है भाई? तो ये हो गया प्रतिदर्श का। और अगर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना का प्रतिमान देखें, तो मैंने बताया था त्रिविमीय मतलब 3D। तो गाल हमारा कैसा है? 3D। गिलफोर्ड, कौन हो गया? गिलफोर्ड। गाल्टन नहीं। गाल देखकर आपने पहचान लिया अगर, तो पहचानने और सीखने की योग्यता हो गई बुद्धि, तो हो गए गाल्टन। लेकिन अगर गाल आपका 3D दिख रहा है आपको, वो कौन हो जाएंगे भाई? ये बुद्धि का सिद्धांत कौन सा हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे सर 3D वाला है, त्रिविमीय है, तो ये आपका हो जाएंगे गिलफोर्ड। गाल है, 3D है, गिलफोर्ड। चलिए, गिलफोर्ड ने क्या कहा कि इसको 3 भाग में इन्होंने बांटा। क्या? एक विषय वस्तु, जिसे इनपुट कहते हैं, एक संक्रिया जो जो प्रोसेस करता है, और एक होता है उत्पाद जो कि आउटपुट निकलता है आपका। तो बुद्धि के जो 3 कारक हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, इसमें कई कई फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अगर विषय वस्तु में आपके 4 फैक्टर हैं, संक्रियाएं 5 तरीके से बुद्धि ने की, और उत्पाद 6 आए, तो इन सभी का जो गुणनफल होता है, इन सभी मानसिक योग्यताओं का जो गुणनफल होता है, वही क्या होती है?
बुद्धि होती है, इन्होंने यही बताया। जैसे 6 5 4 का आप गुणा करेंगे 120, कहीं कहीं ये वाला आपको मिलता है, कहीं कहीं आपको ये वाला मिलता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए विषय वस्तु 5 है, संक्रिया 6 हुई, उत्पाद आपके 5 आए, तो कितने हो गए भाई आपके, ये आप जोड़ेंगे तो 6 पच्चे, हाँ, 6 पच्चे 30 और 5 150 आया, ठीक है ना। तो मानसिक योग्यता कितनी आ गई, 150 आ गई। और इसी को इन्होंने कहा था कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत बताया इन्होंने। तो आपको नाम याद रखना है, यूपी टेट में आपसे यही नाम पूछे जाएंगे, और ज्यादा मुश्किल है कि पूछेगा। अगर वो मानसिक योग्यताएं पूछेगा तो आप या तो 150 या तो क्या 120, यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। या वो कहेगा कि यदि विषय वस्तु 4 है, संक्रिया 5 तरीके से कर रहा है और उत्पाद 6 आता है, तो मानसिक योग्यताओं की संख्या कितनी होगी, तो आप तुरंत गुणा करके बता देंगे और तुरंत कहेंगे ये तो त्रिविमीय संरचना का सिद्धांत था। किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। गिलफोर्ड की मैंने आपको एक अधिगम की परिभाषा भी बताई थी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना होता है। मैंने कहा था ना कि एक ने गाल फोड़ा दूसरे का, उसने घूल के उसका गाल फोड़ दिया। तो गाल फोड़ दिया कैसे, उसने उसके व्यवहार के हिसाब से अपना व्यवहार परिवर्तित कर लिया। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या हो गया, सीखना हो गया, गाल फोड़ दिया उसका। पदानुक्रमिक सिद्धांत क्या है, मैंने कहा था पैर जल गया, पैर जल गया मतलब बर्न हो गया, तो फिलिप बर्नन ने बताया था। इन्होंने कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। जब मानव के अंदर जो भी योग्यताएं होती हैं बौद्धिक, वो कैसी होती हैं, एक क्रम से होती है, इसीलिए इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है, फिलिप बर्नन। बस आप ये याद रखें कि किसने दिया सिद्धांत। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। मैंने आपको बताया था बहुबुद्धि सिद्धांत, ढेर सारी बुद्धि है कहाँ, तो वही जैसे ढेर सारे पेड़ होते हैं गार्डन में, वैसे ही ढेर सारी बुद्धि है। तो गार्डन मतलब होवर्ड गार्डनर आ गए, ठीक है ना। इन्होंने एक किताब दी थी, कौन सा, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल मतलब ढेर सारे, बहुत से, तो बहुबुद्धि। आपको याद होना चाहिए। बहुकारक किसका है, आपने कहा थर्स्टन। बहुत से कारक है तो टन टन की आवाज कर रहे हैं, थर्स्टन। बहुबुद्धि किसका हो गया भाई, ये हो गया आपका होवर्ड गार्डनर का। याद रखेंगे आप, ठीक है। इसका नाम है बहुविमात्मक, ठीक है। एक तो 3D था गिलफोर्ड, बहुविमात्मक क्योंकि ढेर सारी विमाएं हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि एकाकी ना होकर बहुकारकी होती है, बुद्धि एक ना होकर ढेर सारे कारकों से बनी होती है, अलग अलग कारक होते हैं सबके अंदर। कैसे होते हैं ये देखिए, ये सीटेट में प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। आज की क्लास आपकी लंबी हो रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सब कुछ बढ़िया मिले आपको, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है मूल रूप में वो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। वर्तमान में 9 प्रकार आ गए, लेकिन आप 7 ही मान के चलेंगे अभी। पहली बुद्धि इन्होंने बताया भाषाई बुद्धि। इन्होंने कहा कि भाषा प्रयोग बोलने लिखने की योग्यता से संबंधित होती है ये। इससे यदि किसी व्यक्ति में भाषाई बुद्धि अधिक है, तो वो भाषा प्रवाह, उसमें नम्यता और सृजनात्मकता के साथ उसका प्रयोग करता है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि यदि कोई कवि है, लेखक है, पत्रकार है, वकील है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर भाषाई बुद्धि है, क्योंकि अगर वो कवि है तो उसकी पकड़ किस पे होगी, भाषा पर अच्छी खासी होगी। तो अगर कवि है तो आप बताएंगे भाषाई बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि की अगर हम बात करें तो वो तार्किक चिंतन करेगा अच्छे से, क्योंकि जिसकी गणित अच्छी होती है ना, वो तार्किक चिंतन बढ़िया करता है। तो संख्याओं के प्रयोग में कुशल होगा। कौन हो सकता है ऐसा, वैज्ञानिक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, अर्थशास्त्री, बैंकर। ये तो ध्यान से देखिएगा कि बैंकर हो सकता है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि किसके अंदर होगी, इन लोगों के अंदर होगी। आगे बात करें सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि मतलब संगीत के प्रति जो संवेदनशील हो, संगीत को नए नए तरीकों से उसका प्रयोग करे, उसमें कुशल हो, गाने में कुशल हो। तो वो कौन कौन हो सकता है भाई, गीतकार, संगीत निर्माता या संगीतकार हो सकता है। ये तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सांगीतिक बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। चौथा अगर हम बात करें शारीरिक गतिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो उसके शरीर और गति दोनों से संबंधित होती है, वो शारीरिक गतिक बुद्धि है। जैसे कौन हो सकता है भाई, अभिनेता, ठीक है ना, गाना भी गा रहा है और डांस भी कर रहा है, मतलब कि शरीर उसकी गति भी कर रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अभिनेता हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएंगे। एथलीट होते हैं जो दौड़ भाग करते हैं, है ना, जो खेल खेलते हैं, एथलीट हो जाएंगे। डांसर आप देखेंगे, तो ये सब कैसे होते हैं भाई, ये शारीरिक गतिक बुद्धि होती है इनके अंदर, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। अभिनेता, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए भाई, होवर्ड गार्डनर के अनुसार अभिनेता के अंदर कौन सी बुद्धि का प्रकार अधिक होगा, तो आप कहेंगे सर शारीरिक गतिक बुद्धि। आगे बात करें स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो ये अमूर्त तथ्यों या दृश्य अनुभवों के आधार पर अगर मानसिक छवि बनाने की योग्यता है जिसके अंदर, वो कैसा होगा भाई,
स्थानिक बुद्धि वाला होगा। जैसे अगर कोई वास्तुकार है, कोई घर बनाता है, कोई कला बना रहा है, तो वो किसी भी इमेजिन करके बनाता है कि ऐसे बना देंगे तो बढ़िया बनेगा, ऐसे करेंगे तो बढ़िया बनेगा। तो ये कौन हो जाएगा भाई? वास्तुकार हो गया, चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया। ड्राइवर और पायलट की भी बात करें कि समस्या सामने आती है तो वो सोचता है ऐसे करेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं तो ऐसे निकल जाएंगे। ये स्थानिक बुद्धि हो। बात करें व्यक्तिगत स्व बुद्धि की, बात करें पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसे क्या कहते हैं भाई? ये अंतर वैयक्तिक बुद्धि भी होती है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? खुद के साथ इंटरेक्ट। अगर आप खुद के विचारों, संवेगों और भावनाओं को समझने की योग्यता रखते हैं, तो यही आपकी कौन सी है? व्यक्तिगत बुद्धि होती है। ठीक है ना? जैसे आध्यात्मिक गुरु कोई होता है, वो अपने विचारों, भावनाओं को खुद से प्रबंधन उसका करता है। आध्यात्मिक गुरु। मनोवैज्ञानिक कोई होता है, तो वो कैसा होता है? व्यक्तिगत स्व बुद्धि का व्यक्ति होता है। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे, आध्यात्मिक गुरु अगर है तो व्यक्तिगत स्व बुद्धि वाला होगा। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि की बात करें, जिसे अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है, ये दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने की योग्यता होती है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता कोई हो गया, नेता हो गया, परामर्शदाता हो गया, शिक्षक हो गया, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में आएगा। इसमें आएगा भाई, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में आएगा। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, ये दोनों बुद्धि अब बाद में जोड़ी गई हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि मतलब कि एक व्यक्ति जिसका प्रकृति से ज्यादा लगाव होता है। कौन कौन हो सकता है भाई? एक तो किसान हो सकता है, जाहिर सी बात है। माली हो सकता है, ठीक है ना? और जो वनस्पति वैज्ञानिक होगा, जो कृषि वैज्ञानिक होगा, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। आगे बात करें अस्तित्ववादी बुद्धि की, अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बात करेगा? ये हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचेगा कि ये चीज है अगर, तो इसका क्या अस्तित्व हो सकता है, आगे चल के इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। इस तरीके से अगर कोई सोच रहा है, अस्तित्ववादी बुद्धि का होगा। जैसे इसमें दार्शनिक आते हैं, साधु संत आते हैं, ये लोग इसमें आते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना? चलिए। हालांकि इस सिद्धांत को अलग से कोई मान्यता नहीं मिली थी। फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है? साधु संत और दार्शनिक होते हैं, वो अस्तित्ववादी बुद्धि के होते हैं। ओके है? चलें। चलिए भाई, होवर्ड गार्डनर को पढ़ लिया। बहुकारक सिद्धांत आपका किसने दिया है? बहुकारक या आणविक या परमाणविक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया भाई बहुकारक? थॉर्नडाइक ने। हाँ, बहुकारक और समूह कारक ध्यान रखेंगे। बहुकारक थॉर्नडाइक का है और समूह कारक किसका है? टन टन की आवाज आएगी, थर्स्टन। तो बहुकारक किसका है भाई? थॉर्नडाइक का है। अब यहां पर समझिए, आणविक या परमाणविक करके भी इनका नाम पूछता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि अनेक छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय होती है। मतलब बुद्धि जो है एक नहीं है, छोटी छोटी योग्यताओं से मिलकर के बनी होती है। बुद्धि बहुत से कारकों से बनी है जो पूर्णतः स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन वो मिलकर कार्य करते हैं। इन्होंने क्या कहा? मिलकर कार्य करते हैं। कैसे भाई? देखिए, इन्होंने बताया कि जैसे एक मशीन होती है ना, मशीन को अगर आप कहिए कि बुद्धि है, तो मशीन एक कारक से नहीं बनती है, मशीन बहुत से छोटे छोटे कारकों से बनती है, जिसे हम मशीन का पार्ट कहते हैं। अब ये पार्ट तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। होते तो स्वतंत्र है ये, लेकिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तभी तो मशीन बनती है। वैसे ही बुद्धि होती है। इन्होंने कहा बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी है, जो कि अलग अलग है, एकदम स्वतंत्र है, लेकिन ये एक साथ मिलकर मशीन के पुर्जों की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब क्या बनती है भाई? मशीन बनती है, एक बुद्धि बनती है। तो बहुकारक सिद्धांत की अगर बात करें, तो किसका हो जाएगा? थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ठीक है ना? बहुबुद्धि सिद्धांत होवर्ड गार्डनर का हो गया। और समूह कारक सिद्धांत, किसी चीज को समूह में अगर आप रखेंगे तो टन टन की आवाज करेगा, थर्स्टन हो गए। ठीक है? तीन लोगों को आप याद रखेंगे। ठीक है? ऐसे ही उदाहरण आप मकान का ले सकते हैं। ठीक है? ओके भाई, बढ़िया है। चलिए, नेक्स्ट है त्रितंत्र या त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत, जिसे दिया स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया? स्टेनबर्ग या स्टर्नबर्ग ने दिया। आपसे केवल नाम पूछेगा, लेकिन यदि पूछता है तीनों कौन कौन से हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन से भाई? एक है अनुभवात्मक बुद्धि है, ठीक है ना? ये बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। घटकीय बुद्धि है, तो ये किस पे होगा? घटक मतलब कंपोनेंट जो होते हैं ना। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त चिंतन करते हैं। और अगर संदर्भात्मक बुद्धि की बात करें, तो इसमें वातावरण के साथ अनुकूलन बनाकर अपने योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं। ये अधिक व्यावहारिक होते हैं। तीन बुद्धि इन्होंने बांटा है अलग अलग। वैसे आपसे ये नहीं पूछेगा, बस नाम पूछेगा। ठीक है ना? तो नाम आपको याद रखना है। आगे बात करें कि बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि तरल ठोस सिद्धांत
किसने दिया है? तो आरबी कैटल, तरल कैटल, तरल कैटल, तो आरबी कैटल हो गए। ठीक है भाई। चलिए, इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि को रूप में कार्य करती है। कैसे करती है भाई? जो तरल बुद्धि है ना, ये तर्क आधारित समस्या समाधान की योग्यता होती है। ये स्पीयरमैन का जी कारक है, मतलब कि ये जन्मजात होगी। कैसी होगी? जन्मजात होगी। जी कारक जो स्पीयरमैन का था, तरल बुद्धि के रूप में इन्होंने बताया, आरबी कैटल ने बताया। इन्होंने कहा कि ये वंशानुगत कारकों से निर्धारित होती है। भाई जन्मजात है, इसका मतलब वंशानुगत कारकों से निर्धारित हो रही है कि नहीं भाई? जन्मजात है तभी तो। और इन्होंने ठोस बुद्धि कहा, ठोस बुद्धि को कहा कि ये कहां से ये अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित योग्यता होती है, ये हम वातावरण से अर्जित करते हैं, जैसे स्पीयरमैन ने कहा था। ठीक है ना? सेम वैसे ही जीवन के अनुभवों में तरल बुद्धि का प्रयोग करके अर्जित कर लेते हैं। जो वंशानुक्रम से बुद्धि मिली है, उसका प्रयोग करके अगर हम नई नई चीजें अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वही हमारा कौन सा है? ठोस बुद्धि है। और तरल बुद्धि हमारा वंशानुक्रम है, आनुवांशिक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तरल बुद्धि और वातावरण को मिला करके क्या बनती है? ठोस बुद्धि बनती है, इन्होंने बताया। और जो तरल बुद्धि है वो वंशानुगत होती है। आगे जब इसका मैराथन आपको मिलेगा ना, तो इसको कंबाइन करके मिलेगा, ये इतना लेंदी नहीं मिलेगा। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आपको मिलेगा वो एकदम छोटा छोटा मिलेगा। अब आगा अगला टॉपिक आपका है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन चुके हैं और बनेंगे भी। पहला है वंशानुक्रम। क्या वंशानुक्रम जो होता है ये बुद्धि को प्रभावित करता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल करता है। क्योंकि ज्यादातर होता है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसका बच्चा भी कहीं ना कहीं बुद्धिमान तो होता ही है। वंशानुक्रम का जो है प्रभाव पूरी तरीके से बुद्धि पर पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे भाई? इसका सीधा असर पड़ता है, जैसा कि आपने स्पीयरमैन में भी देख लिया। ठीक है ना? अभी तरल ठोस बुद्धि वाले में भी आपने देख लिया कि सीधा सीधा पड़ता है, और गाल्टन और टर्मन ने भी सीधा बताया है कि हाँ, माता पिता के वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही है, उसकी बुद्धि पर पड़ता है। दूसरा है वातावरण। तो वातावरण से बालक अनुभवों से सीखता है, ज्ञान से सीखता है, विद्यालय जाकर सीखता है और अर्जित करता है एक अलग बुद्धि, जिसे आरबी कैटल ने ठोस बुद्धि कहा, स्पीयरमैन ने स्पेशल कारक कहा, एस फैक्टर कहा। इसका मतलब वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। आयु का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? जाहिर सी बात है, पड़ता है। ठीक है ना? जैसे होता यह है कि उम्र के साथ मानसिक विकास होता है, कम होता है। जैसे याद करने, सोचने की क्षमता हमारी घटने लगती है। तो इसका मतलब है कि बुद्धि पर उम्र का प्रभाव भी पड़ता है, तो प्रभावित करता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। अगर कोई बालक है जो बीमार रहता है हमेशा, तो जाहिर सी बात है कि उसके सोचने समझने, याद करने, हर चीज तर्क करने की क्षमता कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास का भी प्रभाव किस पर पड़ता है भाई? ये होता है बुद्धि पर। देखिए, शारीरिक तंदुरुस्ती, कुपोषण, बीमारी से धीरा विकास। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। इसका मतलब ये याद रखेंगे आप कि प्रभाव तो पड़ता ही है। ठीक है ना? अगर हम बात करें लिंग, ये तो मैं नहीं मानता हूं वैसे कि कोई जन्मजात अंतर नहीं होता है। रुचियों के कारण योग्यताओं में फर्क पड़ता है, तो लिंग से बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि ये माना जाता है ना कि तार्किक रूप से जो लड़के होते हैं वो मजबूत होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो जेंडर बायस्ड नहीं है। बात करें अगला की प्रजाति और संस्कृति, तो सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि सोचने समझने का दायरा तय करती है। मैंने फिर वही बताया कि जिसके अगल बगल में लोग सोचने समझने वाले, अच्छे संस्कृति से आते होंगे, अच्छे समाज से आते हैं, तो वो भी उसके सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जिनके अगल बगल में गाली गलौज और केवल बेवजह की बातें करने वाले लोग होते हैं, के सोचने समझने और सीखने की क्षमता कम हो जाती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पर यह है कि बुद्धि को सबसे ज्यादा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया प्रभावित करती है। मैंने पहले ही बताया, ये दोनों फैक्टर आपको याद ही रखने हैं। ठीक है ना? कि ये प्रभावित करता ही करता है, साथ में ये सारे प्रभावित करते हैं। अब जितने हमारे साथी ऐसे हैं जो यहाँ तक आ गए हैं, तो अब आप फिर से स्कैन करके हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि स्टडी शाला का ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद वहां पर आपको डेली क्विज मिलेगा और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलने वाली हैं, जो आगे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में, क्लास थोड़ी लंबी हुई है, कारण ये है कि हमने जो बुद्धि के सातों लगभग 12-13 सिद्धांत थे, उन सभी को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा।
अब आगे जब भी इस चीज को पढ़ेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग तो समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।